हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम अपने इस चैनल पर बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका इंग्लिश का जो बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सिलेबस है, हम केवल उन्हीं टॉपिक्स का वीडियो अपलोड कर रहे हैं स्टूडेंट। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि हमने किरचॉफ के नियमों पर आधारित अंकीय प्रश्नों को हल किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे पोटेंशियोमीटर तथा अनुगमन वेग पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट, जिसको हमने लिया है आपकी एनसीईआरटी बुक के भाग 1, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टूडेंट। तो अध्याय 3 जिसका नाम है विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और महत्वपूर्ण प्रश्न केवल वो जो परीक्षाओं के दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको किरचॉफ के नियम पर आधारित अंकीय प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाया था। अगर विभव मापी पर अर्थात पोटेंशियोमीटर पर कोई न्यूमेरिकल बनेगा और वो एक ही टाइप का बनता है जो आज के वीडियो लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा, और इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा आज ये आपको 100% क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, एक न्यूमेरिकल बनेगा आपका अनुगमन वेग के आधार पर, अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर एक आपका न्यूमेरिकल बनेगा, और उसे भी मैं आज के वीडियो लेक्चर में ही कवर करूंगा। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2 टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ कि विभव मापी पर आधारित किसी न्यूमेरिकल को कैसे बनाया जाता है, और अगर अनुगमन वेग पर आधारित कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे किस प्रकार बनाया जाता है। चलिए आपकी एनसीईआरटी वाली बुक से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अध्याय 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, ठीक है। तो आज का हमारा विषय रहेगा आपके, अगर पेज नंबर पे डिस्कस करें तो पेज नंबर 128 एनसीईआरटी वाली बुक से, और अभ्यास का प्रश्न है अर्थात न्यूमेरिकल नंबर है आपका 12, न्यूमेरिकल नंबर 12। देखिए एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें कहा गया है किसी पोटेंशियोमीटर यानी इसका इंग्लिश में नाम बताया स्टूडेंट, इसका हिंदी में नाम क्या होता है, विभव मापी होता है। क्या होता है? विभव मापी की बात की है, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए, उसने इंग्लिश में नाम किया है स्टूडेंट, ठीक है। तो किसी पोटेंशियोमीटर की व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट। यानी इसके अंदर 2 कह दिए हैं, एक तो विद्युत वाहक बल दिया है और संतुलन बिंदु की लंबाई दी है। चलिए मैं हाथ न्यूमेरिकल को लगाता हुआ भी चलता हूं। तो देखिए विद्युत वाहक बल, ठीक है स्टूडेंट, यानी आपको दिया है E, और याद रखें ये आपका पेज नंबर है बेटा, आपका पेज नंबर 128 यानी 128 पेज पे एनसीईआरटी वाली बुक से, ठीक है स्टूडेंट। और न्यूमेरिकल नंबर है ये 12, क्वेश्चन नंबर कितना बेटा आपका ये 12, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल का मान दिया स्टैंड इसमें 1.25 वोल्ट, ठीक है स्टैंड। फिर आगे इसमें दिया है संतुलन बिंदु की लंबाई यानी L का मान दिया है, L आपको दे रखा है स्टैंड 35 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बात मैं अभी बताता चलूँ, जब भी अगर विभव मापी से संबंधित कोई आपका न्यूमेरिकल पूछा जाए स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में ही रहने दें। याद रखें, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर आपकी विभव मापी से रिलेटिव अगर कोई एग्जाम में सवाल आए तो उसकी अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो उसको लेंथ को सेंटीमीटर में ही रहने दें, ठीक है। इसलिए मैं इसको मीटर में चेंज नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। हालांकि कर दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंटीमीटर में अगर आपकी डिस्टेंस दी है, कोई लेंथ दी है तो सेंटीमीटर में ही रहने दें, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। यदि सेल को किसी अन्य सेल द्वारा, ठीक है, एक सेल तो था जिसका विद्युत वाहक बल कितना था, इतना, अब कोई दूसरा सेल है, ठीक है, अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु, अब दूसरा संतुलन बिंदु दे रखा है, यानी संतुलन बिंदु मतलब तार की लंबाई, यानी आपको दे रखा है L, तो इसको मैं L1 कह देता हूँ स्टूडेंट, और ये जो आप दे रखा है बेटा वो आपका L2 दे रखा है, और ये बेटा को 63 सेंटीमीटर, कितना दिया 63 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, तब 2 सेल हैं तो मान लीजिए इसका सेल का विद्युत बल वो E1 है, वो मान लीजिए दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या बेटा आपका E2 है, जो आपसे पूछा है। एक बार फिर से मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझें। इसमें कहा गया है किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में यानी विभव मापी की व्यवस्था में 1.25 विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु, ठीक है, तार के 35 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, यानी विद्युत वाहक बल भी दे रखा हो, इसकी लंबाई भी दे रखी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में देखिए क्या है, इसमें कहा गया कि यदि सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, यानी L2 का मान 63 रखा है, ठीक है।
तो दूसरे सेल का विद्युत भागबल क्या है, यानी आपको E2 आपको बताना है। अब देखिए एक बात बताता चलूँ कि व्योममापी या मैं अगर केवल सेल की ही बात कर लूँ तो सेल का जो विद्युत भागबल होता है बेटा वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे, फार्मूला जिस बच्चे को समझ में आ गया वो साल को बना देगा। देखिए जो विद्युत भागबल होता है आपका, विद्युत भागबल यानी ये जो समानुपाती होता है वो तार की लेंथ के समानुपाती होता है। ठीक है, ये अब इसी से फार्मूला बनाएंगे। अब देखिए दो केस दिए E1 और E2, L1 और L2, तो इसी से केस बन जाएगा स्टैंड। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सूत्र ये हो जाएगा E2 बराबर L2, कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, मैं कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा क्योंकि दो कंडीशन दी है। और ये हो जाएगा, अगर मैं इसको अपॉन में लिखना चाहूँ इस टाइप से, E1 बराबर हो जाएगा बेटा आपका L1। देखिए ये वो फार्मूला है जिससे ये फार्मूला मैंने बनाया। ये देखिए फार्मूला क्या है, E2 अपॉन E1 बराबर होता है L2 अपॉन L1। ठीक है, अब मुझे देखिए काय का मान चाहिए स्टैंड, मुझे चाहिए आपका E2 का मान। तो E2 का मान करेंगे तो ये कैलकुलेशन जब अब इसके अपॉन में है तो इधर करेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे समझें, ये E2 बराबर हो जाएगा स्टैंड आपका L2 अपॉन L1 मल्टीप्लाई E1। आई आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है, अब वैल्यू रखिए, वैल्यू रखते हैं स्टैंड। L2 का मान रखिए, L2 कितना आपके पास, वेरी गुड 63। थोड़ा मैं इसको नीचे से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये आपका 63 है। L1 कितना आपका बेटा 35 और E1 आपका कितना स्टैंड, E1 है आपका 1.25। आई आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने पहले पुट करा। अब देखिए 7 से डाइड हो जाएगा, काटिए तो ये हो जाएगा स्टैंड 7 से कितना हो जाएगा, 7 9 जा कट जाएगा। ठीक है, 7 9 जा कितना होते हैं आपके 63 होते हैं, यानी 7 63 होते हैं और ये 7 पंजे 35 होते हैं स्टैंड। ठीक है, अब जब इसको काटेंगे बेटा तो पहले पॉइंट का काम खत्म कर लीजिए, पॉइंट इधर लगा दीजिए स्टैंड। ठीक है, अभी काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो E2 का मान आ रहा है स्टैंड, यानी E2 का जो मान आएगा, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर। तो E2 का जो मान आएगा स्टैंड आपके पास वो आएगा, ये कितना है 9 इंटू और ये कितना आपका 0.25 मल्टीप्लाई कराइए तो E2 बराबर हो जाएगा स्टैंड 25 नंबर 225 पॉइंट 2 के बाद है तो ये आ जाएगा, यानी दूसरे सेल का जो विद्युत वाहक बल है स्टैंड वो कितना है आपका 2.25 वोल्ट है। आई आपको समझ में आया होगा स्टैंड। एक बार मैं फिर समझाता हूँ, सवाल को समझें। देखिए दो सेल थे जिसमें एक का विद्युत वाहक बल इतना था, ठीक है, संतुलन बिंदु की लंबाई इतनी थी, यानी L1 इतनी थी, ठीक है, जबकि दूसरा विद्युत वाहक बल है उसकी संतुलन की लंबाई L2 का मान इतना दे रखा था, लेकिन उसका E2 का मान उसने पूछा। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल लेंथ के यानी संतुलन बिंदु की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है स्टैंड, तो यहाँ से दो केस है तो मैंने E1 E2 कर दिया, L1 L2 L1 कर दिया स्टैंड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं कांस्टेंट राशि लगाता तो दोनों जगह कट जाती है ना, यही फार्मूला रह जाएगा, है ना। मैंने वैल्यू को पोर्ट करा, वैल्यू को सोल्व करने के बाद देखा मैंने आपके पास E2 का मान कितना है, इतना आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। आइए अब बात करते हैं स्टैंड क्वेश्चन नंबर 13 की, अर्थात ये आपकी NCERT वाली बुक का जो आपको करने के सवाल हैं। ठीक है, अतिरिक्त क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो आपका अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न नंबर 3 को हम 13 को हल करने वाले, प्रश्न संख्या 13। तो स्टैंड अगर ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको न्यूमेरिकल कैसा लगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है ये 13, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में लिख रहा हूँ इस सवाल को, इसको करना बिल्कुल ना भूलें, ये अनुगमन वेग के आधार पर है। ठीक है स्टैंड, क्या है समझे बात को, इसमें कहा क्या गया, सुनिए मैं आपको पढ़ता हूँ क्वेश्चन। किसी तांबे के चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व आपको दे रखा है 8.5 × 10⁻28, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दे रखी है स्टैंड, यानी n का मान इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻28। ठीक है स्टैंड, मीटर क्यूब, यानी इसके एकांक आयतन में। ठीक है, अच्छा फिर इसने कहा गया है
3 मीटर लंबे तार में, एक तार है आपका, मान लीजिए ये वो तार है, मैं अलग आपको बता देता हूँ। ये आपका तार है और तार की जो लंबाई लेंथ दे रखी है स्टैंड, वो कितने दे रखी है? 3 मीटर। कितने रखी बेटा? 3 मीटर, यानी एल बराबर दे रखा आपको 3 मीटर स्टैंड। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एल वाला कितना आपका बेटा? 3 मीटर। फिर आगे क्या कहा गया? तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में, मतलब इसको चलने में, इसके अंदर क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इसको बैटरी के सिरों से जोड़ दें इस टाइप से, आपने देखा होगा, मैंने ये पढ़ाया था आपको सिलेबस में, ये तो चालक में ये क्या कंडक्टर वायर है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा क्या करेंगे? वो गति करेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये क्या बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला सिरा हो जाएगा बेटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव को, इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे? इस ओर को, ये इनके चलने के दिशा। और ये जो गति कहलाती है बेटा आपकी अनुगमन वेग कहलाती है। ठीक है स्टैंड, तो इसमें पूछा ये गया है, तो समझें, 3 मीटर तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा? यानी कहने का मतलब ये कहा गया है कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दे रखी है वो इतनी है, चालक की लंबाई आपको 3 मीटर दे रखी है स्टैंड। ठीक है, तो जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी इस सिरे से इस सिरे तक, या पी क्यू कहूँ तो पी सिरे से क्यू सिरे तक आने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। समझ में आ गया होगा। जबकि इसके अंदर कंडीशन जो दी है वो देखते हैं, इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, यानी हमको जो ए का मान दे रखा है, यानी ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यानी ए वाला मान दिया, ए का मान ये क्या होता है बेटा? ए होता है। इस ए का मान दिया है 2 × 10⁻⁻⁶ 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टैंड। अच्छा, चालक में धारा का मान भी दे रखा है। जी वेरी गुड, आपको धारा का मान यानी आई का मान भी दे रखा है, वो कितना है? 3 एम्पियर। कितना बेटा? 3 एम्पियर दे रखा है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई बराबर दिया आपको 3 एम्पियर स्टैंड। ठीक है, अब देखिए स्टैंड ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी मैंने समझाने के लिए पी से क्यू तक आने में कितना समय लगेगा। अब समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी, ये दूरी क्या है? दूरी तो आपकी 3 सेंटीमीटर जो चालक को चलनी है, एक चालक की जो लंबाई है वो तो दूरी का काम करेगी। अब क्वेश्चन में आ रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को जाना है इस सिरे से। ठीक है, यानी इस वाले सिरे से कहाँ जाना है बेटा? आपके इस सिरे तक आना है, तो कितनी दूरी तय करेगा? वो 3 मीटर। तो दूरी तो 3 मीटर है, लेकिन समय होता है दूरी बटे चाल, है ना। तो आपको चाल पता होनी चाहिए। चाल का मतलब इनका वेग पता होना चाहिए कि किस वेग से चल रहे हैं, अर्थात इनका अनुगमन वेग आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टैंड, तो हम पहले निकालेंगे इसका अनुगमन वेग। जब वेग निकल जाएगा तो हम समय का फार्मूला लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए अब वेग कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखें कि यहाँ पे ई के मान की आवश्यकता पड़ेगी। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। आइए क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब देखिए जब अनुगमन वेग निकालते हैं, अनुगमन वेग जब निकालते हैं स्टैंड, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, सूत्र में लगाता हूँ, ये मैंने पढ़ा भी रखा है आपको। ये आई बराबर होता है स्टैंड, आई बराबर होता है NE/A/BD। जब एन क्या? चालक में बहने वाली धारा है, एन है इसके एकांक आयतन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दे रखी है। ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो मैंने आपको बता दिया। ए दे रखा है इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, और बीडी क्या आपका? अनुगमन वेग, जो हमें अभी यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो बीडी का जब मैं मान निकालूंगा तो ये इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, अर्थात मैं कहने वाला बीडी बराबर हो जाएगा स्टूडेंट आपका आई अपॉन क्या हो जाएगा? NEA। ये क्या का मान आएगा बेटा? यहाँ से आपका बीडी का मान निकल करके आएगा, यानी अनुगमन वेग का मान निकल करके आएगा। तो ये जरूरी नहीं स्टूडेंट कि आप तो चलो इसमें तो पूछ लिया कि कितना समय लगेगा। अधिकांश सवाल यही पूछ लिया जाता है, कोई कंडीशन देगा उसमें अनुगमन वेग का मान पूछा जाता है। तो इस फार्मूले को याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भूल ना जाएं। इस टॉपिक पर हर बार एक सवाल 2 नंबर बनता है। कोई वायर देगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देगा, ठीक है, धारा भी देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि अनुगमन वेग कितना है। ठीक है, तो फार्मूले को बिल्कुल याद कर लें। ठीक है स्टैंड, चलिए अब लगाएंगे इसके अंदर फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये तो पहले का आंसर था, इससे तो कोई मतलब नहीं है ना। चलिए लगाइए, बीडी बराबर हो जाएगा स्टैंड, ये ऊपर आई कितने एम्पीयर की धारा है बेटा? 3 एम्पीयर की धारा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पहले रखिए। अब क्या एन का मान कितना है? 8.5 × 10⁻28, यानी आपका दे रखा है बीडी बराबर है आपका 8.5 × 10⁻28।
ठीक है स्टैंड। अच्छा एन ई का मान कितना होता है, वेरी गुड, आपका होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19। ए का मान कितना है, ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है स्टैंड, आपको समझ में आया होगा। मैंने पहले पुट कर दी, ये आपका एन का मान आ गया, ई का मान आ गया, ए का मान आ गया। अब क्या सॉल्व करेंगे समझो। देखिए बी डी बराबर हो जाएगा स्टैंड आपका, देखिए इसकी गुणा कराइए, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। पहले हम 8.5 को लिख देते हैं, 8.5, और इसकी 1.6 की गुणा किससे होगी 2 से, तो हो जाएगा 3.2, कितना हो जाएगा 3.2। अब पावर की बात कर लें स्टैंड, ऊपर से 3 ऑलरेडी पहले से है ही। अब देखिए 19 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 19 और 6 कितना 25, और ये कितना बेटा प्लस का 28, तो जब 25 घट जाएगा 28 तो कितना बचेगा आपकी प्लस की घात 3 बचेगी। प्लस की कितनी आएगी बेटा 3 आएगी। आपको क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा और इसको, तो देखिए सॉल्व कर देते हैं। तो अब हमें करना होगा बेटा कि अब हमें इसकी गुणा करनी होगी, 32 की इससे गुणा करेंगे, किससे, सॉरी 8.5 की गुणा कैसे करेंगे 3.2 से करेंगे। तो देखिए मान कितना आएगा लगभग, इसका मान लगभग आता है 27, 20, और 0.2 का 1 2 के आते तो बेटा आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर बेटा आपकी कितनी ऑलरेडी आपकी 3 है स्टैंड, ठीक है। अच्छा ऊपर का 3 बेटा आपका ये हैगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब स्टैंड देखिए इस पावर को ऊपर को लेकर जाइए, तो देखिए ये कैसा बनेगा, बी डी बराबर हो जाएगा स्टैंड आपके पास 3 और जाएगा 27.2, जीरो को लगाने का कोई महत्व नहीं है ना, और ये 10 की घात की हो जाएगी बेटा आपकी माइनस के 3 हो जाएगी ऊपर जाके, कितना हो जाएगी बेटा 3। अब देखिए ध्यान से ये 27.2 है और ये 3 है, तो भाग तो जाएगी नहीं, तो मैं 10 से गुणा कर दूँ, 10 से भाग कर दूँ। जब 10 से गुणा भाग करूँगा बेटा तो यानी गुणा करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और जब भाग करूँगा तो यहाँ पे घात बढ़ जाएगी, यानी घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 हो जाएगी, ताकि ये भाग आसानी से हो सके स्टैंड, ठीक है। क्योंकि 27.2 का 30 में तो चली जाएगी, है ना, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा स्टैंड, तो ये लगभग मेरे पास आता है वैल्यू, ये आती है बी डी बराबर, सॉरी बी डी बराबर होता है आपका, ये आएगा 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये क्या का मान आ गया बेटा, बी डी का मान आ गया, क्या का मान आ गया, बी डी का मान आ गया, ठीक है। लेकिन अब हमें बी डी का मान आ गया, लेकिन ये हमसे पूछा नहीं था, हमसे पूछा कि यानी इलेक्ट्रॉनों को इस सिरे से इस सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा। अब हमें इलेक्ट्रॉनों की चाल पता चल चुकी है, ठीक है स्टैंड। समय हम निकाल देंगे, दूरी हमें ऑलरेडी पता है 3 मीटर चलनी है, अब हमारे पास दूरी भी है और समय भी है, तो समय का सूत्र लगा देंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए अब मैं थोड़ा इसको रब किए देता हूँ स्टैंड, इसको मैं थोड़ा रब किए देता हूँ। आई होप अब अगर आपने नोट नहीं किया है तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं थोड़ा इधर साफ करूँ ताकि मैं अगला इसी कंडीशन को समझा सकूँ स्टैंड, ठीक है। चलिए चलिए, तो देखिए मैं साफ कर रहा हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 12 को ही साफ करूँगा, 13 आपको रहने दूंगा, है ना। ये समझे बात को, ये चलिए अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास दूरी भी है और आपकी मैंने चाल भी यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक के लिए चाल ये निकाली है, न्यूटन वेग भी आपके पास बेटा आ चुका है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी इलेक्ट्रॉनों को पी सिरे से क्यू सिरे तक जाने में टी समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, ये यहाँ से आगे की बात है, यहाँ से आगे की बात है ये, ठीक है। तो देखिए माना इलेक्ट्रॉनों को पी से क्यू सिरे तक जाने में टी समय लगेगा, ठीक है स्टैंड। अच्छा तो अब ये आएगा आपके पास, देखिए समय बराबर क्या होता है बेटा, समय बराबर होता है बेटा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी स्टैंड, दूरी आपकी इधर देखिए, दूरी इधर रखिए आपकी 3 मीटर, कितनी है बेटा 3 मीटर, 3, और चाल कितनी आई है बेटा आपकी, तो चलो मैं इसका लिख देता हूँ एल, और ये क्या लिख देता हूँ बी डी लिख देता हूँ, ठीक है स्टैंड। तो टी बराबर हो जाएगा स्टैंड आपका, समझे बात को, तो ये है 3, ठीक है। बी एल का मान 3 है पहले से आपको पता है, और ये बी डी कितना आपके पास 1.1
इंटू 10 की पावर कितनी बेटा आपकी -4। तो पॉइंट हटा के हम 0 बढ़ा लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आएगा आपका t बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 30/11 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी +4 हो जाएगी स्टूडेंट, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी ना। तो 11 तिया 33 हो जाएगा, ठीक है। सो ये ज़्यादा हो जाएगा तो 11 दूनी 22, ठीक है। 11 दूनी 22 कितने बचेंगे 8। तो पॉइंट लग जाएगा 11×7=70, यानी हो जाएगा लगभग आपका t बराबर आएगा स्टूडेंट 2.7 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड। ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था, यही समय है जो इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगेगा। आई आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मैं इसका दोबारा से आपको समझा देता हूँ, हालांकि आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल बनकर तैयार है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या दी थी, चालक की लंबाई भी आपको दे रखी थी स्टूडेंट, ठीक है, और क्षेत्रफल भी आपको दे रखा था, धारा भी आपको दे रखी थी। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता होना चाहिए। सूत्र लगाएंगे I बराबर NeA/Bd। हमें पहले BD निकालना पड़ेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना, या विस्थापन बटे वेग। तो वेग पता होना चाहिए, तो वेग होता है अनुगमन वेग। तो वेग निकलेगा I/NeA से। जब इसको हम वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा BD का मान 1.1 इंटू 10 के पावर -4 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। जब हमें वेग यानी ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन इतनी वेग से यानी इतनी वेलोसिटी से इसके अंदर चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। और हमने मान लिया कि माना इलेक्ट्रॉनों को पी सिरे से, ठीक है, पी सिरे से, ठीक है, क्यू सिरे तक जाने में t समय लगेगा। समय आता है दूरी बटे चाल, है ना, या विस्थापन बटे वेग, कुछ भी ले सकते हो। तो चाल दूरी कितनी है बेटा आपकी 3 मीटर जो चालक की लंबाई है वही दूरी है। वेग आपने निकाल दिया स्टूडेंट, ठीक है। जब इसको सोल्व करके देखा हमने तो स्टूडेंट कितना है 2.7 इंटू 10 की पावर 4 सेकंड। अर्थात इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ तक जाने में, पी सिरे से क्यू सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा 2.7 इंटू 10 की पावर 4 सेकंड लगेगा। आई होप कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। और ये भी याद रखना कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं ये जो मैंने आज ये कराए स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।